अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। करेंसी ऑप्शंस, मनी मार्केट हेज, फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस में पहले कुछ टर्म्स बता देता हूं। एक पार्टी होती है ऑप्शन राइटर और एक होता है ऑप्शन होल्डर। और ऑप्शन होल्डर वो होता है एज एन ऑप्शन टू बाय, सेल, कॉन्ट्रैक्ट करेंसी at an agreed price। ऑप्शन होल्डर के पास ना ऑप्शन होती है कि जिस करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के दरमियान। जिस करेंसी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे फॉरवर्ड में बैंक और हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डॉलर को लेके, स्टर्लिंग को लेके, तो जिस करेंसी के रिलेटेड इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट करेंसी कह रहा हूं। ऑप्शन होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो इस करेंसी को चाहे तो खरीद या बेच, जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइस एग्री हुई होगी और डेट भी एग्री हुई होगी। अब वो डेट उस दिन की भी एक्सरसाइज हो सकती है और उस दिन तक भी हो सकती है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। प्राइस जो एग्री हुई होती है उसको एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। फॉरवर्ड में और उसमें क्या फर्क है? उसमें भी तो ऐसे ही था कि प्राइस पहले ही तय हो गई थी और ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो ऑप्शन भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कंपलसरी था, ये ऑप्शन है। ऑप्शन होल्डर की मर्जी है, चाहे कि वो करेंसी खरीदनी है तो खरीदे, नहीं तो ये पर्ची फाड़ के फेंक दे। तो ये जो करेंसी ऑप्शन है ये बाइंडिंग नहीं है ऑप्शन होल्डर के ऊपर। फॉरवर्ड दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग है, ये ऑप्शन होल्डर पे बाइंडिंग नहीं है। ऑप्शन होल्डर चाहेगा तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, वरना रहने देगा। ऑप्शंस या तो होती हैं कॉल ऑप्शन
ऑप्शन की टाइप्स, पुट ऑप्शन, कॉल, कॉल, तो कॉल ऑप्शन कहते हैं ऑप्शन टू बाय, और पुट कहते हैं ऑप्शन टू सेल। क्या पूछ रहे हो आप? राइटर, ये ऑप्शन का राइटर होता है, इसको ऑप्शन सेलर भी कहते हैं। दूसरा ग्रुप तो और मुश्किल हो गया। बारिश ही होगी। कॉल ऑप्शन कहते हैं खरीदने की ऑप्शन, पुट ऑप्शन कहते हैं बेचने की ऑप्शन। यानी अगर कॉल ऑप्शन है तो ऑप्शन होल्डर के पास है देन ऑप्शन टू कॉल ऑप्शन है, अगर टू बाय है, और अगर इसके पास पुट ऑप्शन है तो इसके पास ऑप्शन टू सेल है। ऑप्शन होल्डर के पास ऑप्शन है कि चलो बैंक ने उसको ऑप्शन दी हुई है कि आप 31 मार्च को चाहें तो डॉलर हमें आके 230 का बेच सकते हैं। मार्केट में अगर डॉलर 250 का है तो ऑप्शन होल्डर मार्केट में जाकर डॉलर बेचेगा या बैंक के पास ऑप्शन एक्सरसाइज करने आएगा, मार्केट में जाएगा। और अगर मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है तो फिर वो इस बैंक के पास आएगा। तो इस ऑप्शन राइटर को तो फायदा ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है। देखें ऑप्शन होल्डर, इसके पास ऑप्शन एक्सरसाइज करने तब आएगा जब उसको फायदा होगा, और उसको फायदा होगा जब इसको ये आता नजर आएगा तो उसका दिल बैठ जाएगा, क्योंकि ये आ रहा होगा तो उसे पता है मेरा नुकसान है, तो फिर उसको फायदा क्या। ये ऐसे ही है जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस है। इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा, उसने एक 50 लाख की गाड़ी इंश्योर कर दी, तो अगर तो गाड़ी चोरी होगी तो उसको तो बढ़ गए 50 लाख, तो प्रीमियम तो 50,000 है। चलो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो तो जरूरी नहीं है ना कि गाड़ी चोरी होगी, अगर ना हुई तो फिर फायदा है। तो इसी तरह से ऑप्शन राइटर भी जो है ना वो चांस ले रहा है, और वो इस चांस के ऊपर प्रीमियम कमा रहा है, उसको ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी तो चलो वाकई चांस ले रही होती है ना, लेकिन ये जो बैंक होगा अगर वो 250 रुपए का रेट दे रहा है तो वो अपनी पूरी कैलकुलेशन करके 250 का रेट दे रहा है कि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगी, वो अपनी तरफ से बहुत सोच समझ के प्राइस दे रहा है। तो इस ऑप्शन के लिए प्रीमियम पे किया जाता है, जो होल्डर पे करेगा। ऑप्शन लेने की ये कीमत पे कर रहा है, और अगर ऑप्शन कल को एक्सरसाइज ना हुई तो ये पैसे वापस ले लेगा। नहीं, ये ऑप्शन खरीदने की कीमत दे रहा है। अब है जी जी वन टाइम, ये ऑप्शन खरीदने की, टू एक्वायर ऑप्शन, उसकी प्राइस पे कर रहा है, ये वापस नहीं होगी कल को, ये नॉन रिफंडेबल है। ये ऑप्शन प्रीमियम है। OTC ऑप्शंस, ये होता है ओवर द काउंटर ऑप्शन और एक्सचेंज ट्रेडेड
ऑप्शन। ये इसका जो नाम लग रहा है, नाम से जो लग रहा है वही मतलब है। ओवर द काउंटर कहते हैं जब किसी बैंक के साथ इंडिविजुअली 1-to-1 कांटेक्ट हो रहा है। ओवर द काउंटर ये कस्टम मेड है, और जिस तरह फ्यूचर की एक मार्केट है, इस तरह ऑप्शन की भी एक मार्केट है। तो ये उस मार्केट से जाके हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे होंगे। तो ओटीसी ऑप्शन दोनों पार्टीज के दरमियान इंडिविजुअल कस्टम मेड है, अपनी मर्जी की अमाउंट, अपनी मर्जी की डेट। लेकिन ये चूंकि एक्सचेंज मार्केट है, तो इसमें फिर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज होता होगा। यानी अगर एक्सपोर्ट करनी है और उसके लिए 135,400 स्टर्लिंग आने, तो ये इतने के अंदर ये ऑप्शन आ सकती है। लेकिन इसमें 1,35,400 स्टर्लिंग की ऑप्शन होगी नहीं। जिस तरह फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं, इसके अंदर भी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज होंगे। तो दोनों में स्टैंडर्डाइजेशन का फर्क है। इसमें और इसमें मेनली स्टैंडर्डाइजेशन का फर्क है। और उसी स्टैंडर्डाइजेशन के फर्क की वजह से दोनों का सवाल सॉल्व करने का फर्क है। ओवर द काउंटर कराता हूं पहले। इसमें ओवर द काउंटर है जी, प्राइस तो राइटर ही डिसाइड कर रहा है। हाँ, प्राइस तो राइटर डिसाइड कर रहा होगा। हो सकता है राइटर कहे, होल्डर कहे कि 240 नहीं, मुझे आप 245 का रेट दे दें। उसके लिए हो सकता है प्रीमियम ज्यादा चार्ज कर ले। यानी प्राइस राइटर ही तय कर रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि एक प्राइस हो, 2-3 प्राइसेस भी हो सकती हैं। तो हर प्राइस का डिफरेंट प्रीमियम होगा। वो तो ऐसी है ना कि दुकान से शर्ट लेने जा रहे हैं तो कहते हैं ये है जी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बताएं कौन सी खरीदनी है। तो ओवर द काउंटर में भी ऑप्शन राइटर हो सकता है उसको 2-3 ऑफर कर रहा हो, बताएं इनमें से कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट करना है। 240 पे करना है, 250 पे करना है, 255 पे करना है। तो अगर ऑप्शन होल्डर 255 वाला पिक कर लेता है तो बस अब हो गया कॉन्ट्रैक्ट। प्रीमियम अलग अलग होगा। है? हाँ, मंडे को है। ओटीसी ऑप्शन करा रहा हूं पहले, ओवर द काउंटर ऑप्शन करा रहा हूं पहले। ओटीसी में को नहीं है मसला, इसमें एक्सचेंज में जब ट्रेडेड ऑप्शंस कराऊंगा तो फिर केस 1 केस 2। पहले ओटीसी ऑप्शन कराने लगा।
सर ये जो ऑप्शन होल्डर होता है वो ऑप्शन आगे बेच सकता है? वही वाली ऑप्शन आगे किसी को पता नहीं शायद। जैसे रुपए में पैसे होते हैं ना, वैसे डॉलर में सेंट्स होते हैं। यानी एक सेंट का मतलब है $0.01। ये सेंट जो है डॉलर का पैसा है। ये सवाल है। गर्मी लग रही है? कोट कैसे पहना है यार, तो गर्मी लग रही है। पॉज करना यार जरा। हाँ जी, सिनेरियो ए ऑप्शन एक्सरसाइज होगी कि नहीं होगी? कल को इतने स्टर्लिंग मिलने हैं, तो मार्केट में जाके बेचें या ऑप्शन एक्सरसाइज करें? हाँ जी, आम आंख से देखें, तो आम आंख से देखना है और किससे? प्रीमियम वगैरह के साथ नहीं कंपेयर करना, प्रीमियम मिला के हम लोग वो। हाँ जी, ये प्रीमियम मिला के कंपेयर करके फैसला करें। अब तो बीएफडी खत्म हो रही है यार, डिसीजन करना है हमने, डिसीजन इस दिन जाके डिसीजन करना है। तो वो तो पास्ट नहीं, इररेलेवेंट नहीं, खत्म कर दी बीएफडी। डिसीजन डिसीजन करते हुए क्या डिसीजन कि ऑप्शन करनी कि एक्सरसाइज करनी, तो प्रीमियम होना है कंसिडर? नहीं, प्रीमियम तो शुरू में दे दिया। तो बताएं मार्केट से खरीदें, मार्केट में बेच दें जाके स्टर्लिंग, या ऑप्शन एक्सरसाइज करें? तो ऑप्शन एक्सरसाइज के लिए हम कर देंगे नो। अच्छा, ये ना ऑप्शन वाले सवाल में ये लिख लिया कीजिएगा कि ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी। तो अब नेट आउटकम ये निकला कि हम चूंकि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो स्टर्लिंग ले जाके मार्केट में बेचेंगे और उससे पैसे मिलेंगे कितने? 250,000 इंटू 1.6 या 63 1.6 कितने पैसे मिलेंगे? इसका टेम्परेचर देखना यार, मुझे नहीं लगता कि वो चल रहा है कंप्रेसर।
हैं? बस फिर कोई और मसला है, फिर ये गैस वैस मुक गई इसकी। हैं? बेहतर हो गया, सही सही कर लेता हूँ मैं। हैं? नहीं नहीं सी ठीक है, कूलिंग है, ठीक है। $4 million और प्रीमियम वो भी जेब से तो बहरहाल गया ही है। 4 लाख, 4 लाख और प्रीमियम जेब से कितना गया हुआ है? 4 सेंट्स का मतलब है 0.04। 10,000। तो हमें इस सिनेरियो ए में इतने डॉलर हाथ आए और सिनेरियो बी मार्केट में रेट अच्छा नहीं है, तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। मार्केट में स्टर्लिंग सस्ता है तो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। तो जब ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ऑप्शन के तहत रिसीट कितनी होगी? 250,000 इंटू 1.45 ना। इस सिनेरियो में मार्केट का रेट ये है, हम नहीं जाएंगे मार्केट में, हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। कितनी? 362 और प्रीमियम तो बहरहाल जाना ही है जेब से। हाँ जी, क्या हुआ? नहीं, बीच बीच में चीजें मिटानी है। चलो करें। करें सॉल्व।
जी डन। हाँ जी, सिनेरियो ए में ऑप्शन है हमारे पास इतने का यूरो मिल रहा है, जबकि मार्केट में इतने का है, तो मार्केट से लें। ऑप्शन या मार्केट से? मार्केट से। तो ऑप्शन एक्सरसाइज रहने देंगे और स्पॉट से हम यूरो खरीद लेंगे। कितने यूरो हैं? 175,900 और एक मिलेगा 1.0 9 के 6 9 1931 और प्रीमियम जेब से जाना है 75900 into 0.04 7036 प्लस माइनस प्लस। तो सिनेरियो ए में टोटल हमारी जेब से पैसे गए 198767 और सिनेरियो बी मार्केट महंगी है तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे और ऑप्शन एक्सरसाइज करने से हमारी जेब से पैसे जाएंगे 175,900 into 1.17 205,803 और प्रीमियम तो भैया जो जेब से जाना है 7036 212,839। चलें एक और कर देते हैं। क्या पे कर लें? चलो डॉलर पे कर लेते हैं, 24 लाख डॉलर और स्ट्राइक प्राइस मिल रही है इसको 1.5 और इसके लिए इसको ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ रहा है 0.0
2 पर डॉलर, नहीं ज़्यादा हो गया। चलो खैर, कौन सा अपनी जेब से देना, खैर। चल करें। मंडे वाला सीन था जी इंशाल्लाह मंडे को पक्का, फिर सुबह 6 से कौन कौन आ जाएगा? 1 2 3 सुबह 6 बजे कह रहा हूँ, सुबह 5:40 पे जमात हो रही है आजकल मस्जिदों में, मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि हाँ क्योंकि बुध से सीफैप कैफ की क्लासें शुरू हो जानी है। रिजल्ट 2 दिन ऑफ है बस। बीएफडी अगले वीकेंड तक इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा।
40 प्लस से सर फिर 40 को उससे अगले में जी, और फिर वो उसमें खत्म। हाँ जी, डन। सिनेरियो ए, हमारे पास स्ट्राइक प्राइस इतने पे है जबकि मार्केट में इतने का है, तो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ऑप्शन देंगे तो 16 मिलियन पे करना पड़ेगा, मार्केट से लेंगे 15 मिलियन। 16 मिलियन? 1.5 ठीक है, और मार्केट से लेंगे तो है क्या क्या क्या? स्पॉट पे लेंगे हाँ, तो मार्केट क्या ऑप्शन? मार्केट सस्ती पड़ रही है। स्टर्लिंग यूके कंपनी है, तो ये $1 इतने का नहीं है, एक स्टर्लिंग इतने डॉलर का है, यानी कन्वर्जन के लिए डिवाइड करना है। तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगी, और मार्केट से हमें, अच्छा वैसे तीनों सवालों में इत्तेफाक से ही ना सिनेरियो ए में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रही है। 24 लाख डिवाइडेड बाय 1.6 के 64 6। अच्छा, अगर रेट में मसला होता है, अभी तक इतना अरसा हो गया वैसे, तो शर्माया ना करें, पूछ लिया करें। $15 लाख। और प्रीमियम भी जेब से जाना है, चला गया इनफैक्ट, तो वो गया है $24 लाख, और एक के बदले 0.02। मल्टीप्लाई के डिवाइड, तो फिर यहां डिवाइड क्यों है? वो कोई एक्सचेंज रेट, ये एक्सचेंज रेट थोड़ी है, ये तो ऐसे ही है कि $1 खरीदना, $1 की ऑप्शन के लिए इतना। हाँ, मतलब ये स्टर्लिंग पर डॉलर है। कितना बना? 48,000। चूंकि दोनों पेमेंट्स हैं इसलिए हो गई ऐड 1548000। और सिनेरियो बी में यकीनन फिर एक्सरसाइज ही होनी होगी, तभी बनाया मैंने। हाँ, ये कह रहा हूँ ना, एक्सरसाइज करेंगे। तो ऑप्शन से हमें ठंड तो नहीं लग रही? ठीक है ना? $24 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, 16 लाख, और प्रीमियम जाना है जेब से 48,000। चलें, ओटीसी कितनी काफी है प्रैक्टिस है? कभी कभी, लास्ट टाइम यही जून 22 का पेपर मैंने कहा था डाउनलोड करते लाइएगा। किसी के पास है तो ग्रुप में शेयर कर दे, किसी के पास नहीं है तो मैं दे देता हूँ और ग्रुप में शेयर कर दे। है किसी के पास? किसी के पास नहीं? चले, मैं मुझे कोई व्हाट्सएप कर दे, मैं जवाब में भेज देता हूँ, फिर आपको। हैं? हार्ड कॉपी है? क्लाइंट पे निकाली? अच्छा अच्छा अच्छा,
क्वेश्चन पेपर ही शेयर किया है क्योंकि आईकेप का सोल्यूशन तो डिफरेंट फॉर्मेट से है, आंसर वही होगा लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट होगा। उन्होंने टिक और टिक की मूवमेंट और इस तरह से किया होगा। तो ये सोल्यूशन इसका मैं सामने करता हूं, है आपके पास है पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 खोलें पेपर तो बताता हूं। जी क्वेश्चन खोल लिया। इसमें ना जो क्वेश्चन 1 शुरू हो रहा है पहले पेज के तकरीबन एंड के करीब रिक्वायर्ड ए लिखा हुआ 4 नंबर, इससे नीचे से पढ़ना है। ऊपर जो है ना वो कमोडिटी रिस्क का सवाल था, वो मैंने नहीं पढ़ाया अभी, तो उसके आंसर को लेके आगे पार्ट बी करना था, तो मैं उसका आंसर बता देता हूं और उसके आगे फिर पार्ट बी हमने करना है। तो ये जो रिक्वायरमेंट ए के नीचे से शुरू हो रहा है, मरियम अंडरस्टैंड्स दैट द कंपनी वुड आल्सो बी एक्सपोज्ड, यहां से यहां से ऑनवर्ड पढ़िए। मैं तो कर ही दूंगा बोर्ड पे, पहले आप ट्राई करिए। ये जिस तरह से एक्सचेंज रेट दिया हुआ ना बड़ा मजे का दिया हुआ है, आप लोग करिए ट्राई। फॉरवर्ड भी, फ्यूचर भी और ऑप्शन भी तीनों करिएगा। जी यहां से पढ़ना शुरू कर, ये ए से नीचे पढ़ना शुरू करना है। और मैं इसका आपको ना ए का आंसर बता देता हूं जहां से लेके आपने सवाल शुरू करना है। ए का आंसर था 1309 950 139 950। ये ना एक रिसीट होनी है। इतने डॉलर, हम पाकिस्तानी कंपनी है और पार्ट ए से हमें इतने डॉलर रिसीव होने हैं, इनकी हेजिंग करनी है और ये रिसीव होने हैं 6 महीने बाद। ये 31 दिसंबर को रिसीव होने हैं। हाँ जी, ये इतने पैसे रिसीव होने हैं 31 दिसंबर को। ये सवाल है। पार्ट बी आपने करना है, करें पहले आप लोग ट्राई करें फिर मैं करता हूं बोर्ड पे। फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन तीनों करना है। नहीं नहीं, 31 दिसंबर 22 को, ये आज अभी जून में, जून एंड पे खड़े हैं हम, आज हम जून एंड पे खड़े हैं, तो ये पैसे जो है ना ये 31 दिसंबर 22 में मिलने हैं।
इतनी वैसे लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, मतलब ये डॉलर पर 100 रुपये, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, लोकल करेंसी, नीचे रुपी है लेकिन वो तो एक नहीं है, 100 है, तो उसको 1 कर लें। कैसे 1 कर लें उसको, ऊपर वाले 2 जीरो और उड़ा दें, यानी 0.55 है तो उसको 0.0055 कर लें। लेकिन ये फ्यूचर के केस 2 का सवाल है कि केस 1 का सवाल है, कैसे पता? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है फ्यूचर मार्केट का वो रुपए में, यानी रुपी का फ्यूचर अवेलेबल है, तो ये वो कल जो केस 2 पड़ा था वो है। 2, 5, 3, 10 नंबर। ये मैंने कल बताया, कल या परसों पता नहीं बताया था, ये ना जैसे छोटे बच्चों को समझाने के लिए स्टेप्स बनाए होते हैं कि पहले ये गिन लो, फिर ये गिन लो, फिर ये गिन लो, तो उस तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूले के जरिए बताया, ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं फ्यूचर का गेन लॉस निकालने के लिए। तो हमने तो एक लंबा फार्मूला लगाया, इतनी चेंज है, इतना कॉन्ट्रैक्ट साइज है, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हम नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करें। ये उसी एक फार्मूले को ना 2-3 स्टेप्स में बांटा होता है कि नंबर ऑफ टिक्स निकालें, फिर टिक मूवमेंट निकालें, फिर टिक वैल्यू निकालें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें। ये सॉल्यूशन भी शेयर कर देना ग्रुप में।
इतनी देर का था नहीं वैसे। ऑप्शन हो गया और फॉरवर्ड फ्यूचर दस नंबर के लिए ज्यादा देर लगा दी यार, ये तो कम टाइम वाला सवाल होता है।
चलें बस यार। क्वेश्चन 1 पार्ट बी जून 22 फॉरवर्ड हेज। फॉरवर्ड रेट नहीं दिया हुआ, प्रीमियम दिया हुआ, डिस्काउंट दिया हुआ, तो फॉरवर्ड रेट कैसे बनाए? फॉरवर्ड डिस्काउंट दिया हुआ है तो फॉरवर्ड रेट कैसे बनाए? ऐड करें कि लेस करें? क्यों यार, एडीसी याद रहेगा आपको। ऐड करना है कि लेस करना है? देखना पड़ता है कि डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है। अगर इनडायरेक्ट कोट है तो फिर एडिस है, अगर डायरेक्ट कोट है तो फिर एडिस नहीं है। तो ये सवाल में डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है? इनडायरेक्ट कोट है, इसलिए डिस्काउंट ऐड करना है। तो इनडायरेक्ट कोट कैसे है? क्योंकि जो प्रोडक्ट है यानी डॉलर वो ऊपर है और हमारी करेंसी नीचे है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट कोट है। तो फॉरवर्ड हेज के लिए फॉरवर्ड रेट बना लेते हैं पहले। फॉरवर्ड रेट बन जाएगा, अभी स्पॉट कितना है? 0.5241, ये ठीक है ऐसे? मैंने डॉलर पर रुपी कर लिया, प्लस 0.000326। रुपीज, डॉलर पर रुपीज 100 है ना, तो मैंने उसको डॉलर पर रुपीज कर लिया। तो कितना बन गया फॉरवर्ड रेट? 0.005567। ये फॉरवर्ड रेट है, तो इसलिए हमारे पास टोटल रुपी रिसीट्स बन जाएंगी 1, क्या बोला था, 1309, ये था। मल्टीप्लाई डिवाइड इनडायरेक्ट है तो डिवाइड, हमें रुपीज में आंसर चाहिए तो रुपीज नीचे है, डिवाइड 0.005567। मिलियन में कर लें, बेशक बड़ा आंसर है, चाहे पूरा लिख लें। 235.31 मिलियन। ये हमारी फॉरवर्ड हेजिंग वाली फिगर है। हाँ जी, अगर किसी ने कर लिया था तो सही, ठीक है। यही फ्यूचर है,
आपको 2 नंबर से नवाजा जाए। फ्यूचर, अभी वही फ्यूचर हेज, सेल बाय सेल। अब ये केस 2 है, तो हमने अपनी करेंसी, अच्छा वैसे तो मैंने लिखा हुआ है बुक के अंदर, मैं स्टेप्स पढ़ा भी देता हूं, कल मैं पढ़ाना नहीं याद रहा। अगर केस 1 है तो पेमेंट का सवाल है तो बाय सेल, रिसीट का सवाल है तो सेल बाय, और केस 2 है तो उलट। तो ये पेमेंट का सवाल है कि रिसीट का सवाल है? रिसीट का, और चूंकि केस 2 है तो उलट यानी बाय सेल, तो हम करेंगे बाय रुपी फ्यूचर नाउ और सेल बाद में। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं? 1309950, और इसको आज जिस रेट पे फ्यूचर मार्केट में एंटर हो रहे हैं 0.005298, और इसको डिवाइड कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज जो कि 2 मिलियन है, तो ये बन जाएंगे 100.6 यानी 124। पहले निकालना है फ्यूचर का आउटकम। बाय किया है इस रेट पे 0.005298, और सेल करेंगे जाके फिर 0.0055। ये आपको किसने कहा है कि ये 31 दिसंबर फ्यूचर है? ये किसने कहा है कि ये 31 दिसंबर फ्यूचर है? ना ना, जब हम मार्केट में दोबारा जा रहे हैं वो क्लोज आउट है, तो ये कैसे पता कि ये 31 दिसंबर मैच्योरिटी वाला फ्यूचर है? क्या पता 31 जनवरी वाला हो? हमें उसने रेलिवेंट फ्यूचर बता दिया, बस ये तो नहीं कहा कि 31 दिसंबर फ्यूचर है। नहीं नहीं, क्लोज आउट तो बताया तो है। देखें, हम लोग जब फ्यूचर दोबारा बाद में मार्केट में सेल करने जाएंगे तो उस दिन इसकी प्राइस 5596 चल रही होगी। अब ये कैसे पता कि ये 31 दिसंबर मैच्योरिटी वाला फ्यूचर दिया हुआ हमने लेना है? आप ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर का दिन आ जाएगा तो उस दिन का जो स्पॉट है 0.5593 और फ्यूचर की प्राइस 0.5596, ये दोनों सेम होनी चाहिए थी, ये कह रहे हैं ना? ये तो तब होनी चाहिए थी अगर वो दिसंबर मैच्योरिटी वाला फ्यूचर होता। ये तो है, क्या पता 31 जनवरी मैच्योरिटी वाला हो, हमें इसे क्या लगे? हमें मैच्योरिटी तो इसलिए चाहिए होती है ना, अगर 3-4 दिए हैं तो हमें उनमें से कौन सा पिक करना है? तो ये हमारा जो भी काम का था वो दे दिया उसने। कॉन्ट्रैक्ट, चले मैं आपको बता देता हूं वैसे ही केस होता क्या है, ये वैल्यूज निकाल दो फिर बताता हूं। तो गेन है लॉस है? गेन है 0.000298, इतना हो गया गेन, और टोटल डॉलर गेन निकलेगा रुपी गेन निकलेगा? टोटल डॉलर गेन निकलेगा, टोटल डॉलर गेन निकलेगा हाँ हाँ, टोटल डॉलर गेन निकलेगा 0.000298 इंटू एक कॉन्ट्रैक्ट 2 मिलियन का इंटू 124 कॉन्ट्रैक्ट 739044। अब हम मार्केट तो जा ही रहे होंगे तो ये भी ले जाएंगे साथ। तो अब हम जो फाइनल टोटल डॉलर रिसीट्स हो गई हैं हमारे पास 1309 तो है ही हैं, साथ ये भी मिला लेते हैं 73904, कितनी
1383,854। तो इनको ले जाते हैं और स्पॉट मार्केट में जाके कितने पैसे ले आए? 1383,854 डिवाइडेड बाय स्पॉट कितना? 0.005593 24.43 मिलियन। ये हमारी फ्यूचर हेजिंग की अमाउंट आ गई। अच्छा, ये अगर किसी ने कर लिया था तो सही है गलत? क्या हुआ? आपने ये कहाँ होता है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट टेक्स साइज है ना, ये बता देता हूं क्या होता है। टेक्स साइज होता है कि ये जो रेट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या है फ्यूचर की, कोई भी 0.55996 चले, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दी हुई है। इसमें लोएस्ट जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अच्छा यूनिट, 10, 100,000, तो इसमें क्या लोएस्ट डिजिट है? 0.0001। 6 नहीं, मतलब इसकी प्लेस क्या है? ये प्लेस है ना, इसको टेक्स साइज कहते हैं। बता दो, इसको टेक्स साइज कहते हैं। ये जो बाय सेल किया हुआ है, इस बाय सेल का डिफरेंस कितना आ रहा है? ये बाय सेल का डिफरेंस, ये बल्कि ये तो मैंने उसको कर लिया ना, 0.00 लगा लिए मैंने तो 00 लगा लिए। अच्छा, हम जैसे करते हैं ना वैसे करिए, वैसे ही बता रहा हूँ टेक्स साइज क्या होता है, नॉलेज के लिए कह लें। टेक्स साइज होता है कि जो फ्यूचर की प्राइस दी हुई है, जो फ्यूचर की प्राइस दी हुई है उसका लोएस्ट लेवल प्लेस क्या है, इसको टेक्स साइज कहते हैं। और ऑफिशियली प्राइस थी 0.5298 और 0.5596, 0.0298। चूंकि हमने ये कह दिया कि टेक साइज क्या है, तो ये उड़ा दें, इसको कहते हैं टेक मूवमेंट। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 200 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 200। 2 मिलियन है। 4 है, 4 बस 200। 4 डेसिमल तक है। हाँ 6 जगह तो 4 हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, 200। अच्छा, अब ऐसा करिए कि 200 इंटू 298 और इंटू 124 करिए, 73। अच्छा, ये 200 रुपए नहीं आया, ये डॉलर है एक्चुअली, क्योंकि ये $0.001 पर, तो ये क्या बन गया? 73, वही सेम आ गया ना। इसको कहते हैं टिक वैल्यू, कि एक कॉन्ट्रैक्ट में टिक वैल्यू कितनी है, और टिक वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये गेन आ जाता है।
तो ये बस 2-3 स्टेप्स बनाए हुए हैं, हम एक ही फार्मूले के अंदर ये काम कर रहे होते हैं। ऐसे करने को नहीं कह रहा आपको, एक फार्मूले में करें जैसे कर रहे हैं, या दिल कर रहा है किसी का तो चलो कर लेना ऐसे। तो वैसे आपको बताया कि ये कैलकुलेशन के लिए ना स्टेप्स बनाए हुए हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी होती है उसकी जो जितने डेसिमल हैं, तो जो लोएस्ट डेसिमल प्लेस है उसको टिक साइज कहते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट साइज से मल्टीप्लाई कर लें, इसको टिक वैल्यू कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस लें, इसको टिक मूवमेंट कहते हैं। दिस इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये वही आ जाएगा जो मैंने एक ही फार्मूले में बताया। तो ये टिक साइज ये था। अच्छा जी, ये हो गई ऑप्शन हेजिंग, फ्यूचर हेजिंग। फॉरवर्ड बता दो। जी हाँ हाँ, ऑप्शन रहता है। किस काम के लिए? ये अब इतने डॉलर आ गए ना हमारे पास, स्पॉट नहीं है ये। तीसरा जी, ये बड़ा टाइम लगा दिया यार इस पे, मैंने तो ट्रेडेड ऑप्शन कराना था। चलिए नमाज के बाद करते हैं। लेकिन ट्रेडेड ऑप्शन के दोनों केस कराने मैंने भी, केस 1 भी और केस 2 भी हैं। नहीं यार, वो मैं करूंगा तो आप देख लीजिएगा, आसान ही है। नहीं अभी तक करेंसी मुश्किल है क्या? अच्छा नहीं, वैसे मुश्किलें क्या आ रही हैं इसमें? बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने भी इतनी ही सारी चीजें भी कमोडिटी रिस्क में करानी है, इतनी ही सारी चीजें इंटरेस्ट रिस्क में करानी है। लेकिन इंटरेस्ट रिस्क ना इससे और कमोडिटी रिस्क इससे आसान इसलिए है क्योंकि ना इसमें दो करेंसीज हैं, तो वो दो करेंसीज की वजह से रेट की वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। मेरा ख्याल है इसमें जो मुश्किल आ रही है ना वो रेट पिक करने की मुश्किल है। इंटरेस्ट में एक ही रेट होता है, करेंसी एक होती है, कमोडिटी में करेंसी एक होती है, तो इसलिए वो इससे आसान है। इसमें मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि दो करेंसीज होती हैं। ऑप्शन हेज, तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रही है कि नहीं कर रही है? तो नहीं, क्यों? तो करेंगे एक्सरसाइज, क्यों? डिवाइड हो रहा है ना भाई। स्पॉट रेट 0.5593, जबकि ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस हमें मिली है 0.525, तो इनडायरेक्ट कोट है ना। तो आप इनडायरेक्ट कोट है तो ये डिवाइड करके, अच्छा अब इसमें आपने याद रखना है क्या, कैसे याद रखें? रेट कंपेयर करना है, अमाउंट निकाल के कंपेयर कर ले। रिसीट का सवाल है तो पैसे ज्यादा लेना बेहतर है, तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगी। अच्छा ऑप्शन एक्सरसाइज होगी तो ऑप्शन से हमें टोटल पैसे मिलेंगे $1309950, और ऑप्शन का रेट है 0.00525, 249.5, और प्रीमियम 239.5। हाँ जी, जिन्होंने कर लिया था अगर किसी ने, सही है, तो 10 नंबर आ गए हैं। अच्छा बाकी 6 नंबर भी लेते हैं। पॉइंट सी पढ़ें इसका, पार्ट सी।
जी अच्छा, 3 नंबर इस बात के तो नहीं होंगे कि फ्यूचर्स, सिर्फ फ्यूचर लिखने के तो 3 नंबर नहीं है, डिस्कस करना है एंड रिकमेंड, यानी पहले डिस्कस योर रिजल्ट्स इन पार्ट बी एंड रिकमेंड। तो डिस्कस करने का तरीका यह है कि जो हुआ है पहले उसकी अंग्रेजी लिख दें, और चूंकि डिस्कस करने को कह रहे हैं, नंबर भी 3 है, तो इसमें अगर सिर्फ इतना लिख देते हैं कि फॉरवर्ड से इतना मिलेगा, फ्यूचर से इतना मिलेगा, तो वो तो नजर भी आ रहा है। तो इसलिए जब हम इनको डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो इनकी शान में एक एक जुमला, यानी इनमें जो मेन फर्क है वो जरूर लिखना चाहिए। जैसे फॉरवर्ड के बारे में हम ये कहेंगे कि फॉरवर्ड एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, हमें इसकी अमाउंट सर्टेन पता है कि इससे टोटल इतनी रिकवरी होगी, हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट का फॉरवर्ड अवेलेबल होगा, और हमें पता है कि इससे हमें 230 पता नहीं कितना था, 235.31 मिलियन रिसीव होंगे। फ्यूचर स्टैंडर्ड मार्केट है, इसलिए हमें एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं मिल सकेगी, लेकिन इसका जो गेन लॉस एडजस्ट होगा उसकी वजह से हमारा नेट रिजल्ट 247 बन रहा है। ऑप्शन बजाहिर इन सबसे कम रिजल्ट दे रही है, नहीं, बजाहिर फ्यूचर से कम रिजल्ट दे रही है, लेकिन ऑप्शन में हमेशा एक फायदा मौजूद रहता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या है? अगर हमने फॉरवर्ड चुन लिया ना, तो फिर तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर भी कर लेते हैं ना, तो वो भी हमें एक हद तक लॉक कर देता है, क्योंकि अगर फायदा होने लगता है तो फ्यूचर में लॉस हो जाता है, वहां लॉस होने लगता है तो फ्यूचर में फायदा हो जाता है। तो फॉरवर्ड में भी हम बिल्कुल बंद जाते हैं और फ्यूचर में भी किसी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास हमेशा एक साइड खुली रहती है कि अगर हमें मार्केट में बहुत ज्यादा फायदा नजर आ रहा हुआ तो छोड़ देंगे ऑप्शन, बस प्रीमियम ही गया है। जैसे अगर मार्केट में कल को इतना ज्यादा फायदा होने लग गया तो फिर हम ऑप्शन छोड़ के मार्केट में जाएंगे, लेकिन फॉरवर्ड में हम उस फायदे का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और फ्यूचर में असल में बहुत फायदा हो रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में नुकसान हो रहा होगा, वो हमारे उस फायदे को खा जाएगा। तो अगर इनकी डिस्कशन करनी है, डिस्कशन का सवाल है, तो इनकी शान में एक एक लाइन करें, लेकिन कंक्लूजन में एक बात जरूर लिखिएगा कि ऑप्शन में अपसाइड पोटेंशियल मौजूद रहता है। ऑप्शन में एक पोटेंशियल मौजूद रहता है कि अगर मार्केट में जाना फायदा हुआ तो ऑप्शन में हम वो पोटेंशियल ले सकेंगे, गेन ले सकेंगे। अच्छा सवाल है। इसमें अगर ये आखिरी दिन वाली इंफॉर्मेशन ना दी होती, क्लोजिंग वाली इंफॉर्मेशन ना दी होती, तो फिर फॉरवर्ड का सवाल सॉल्व हो जाता कि वो भी ना हो पाता। अगर आपको 31 दिसंबर का स्पॉट ना दिया होता। अच्छा सवाल ये पूछा, मैं सवाल दोहरा देता हूं कि इसमें तो हमने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी, कैलकुलेट करके देख लिया, तो अगर 31 दिसंबर का स्पॉट रेट ही ना दिया हो तो फॉरवर्ड सॉल्व हो जाता कि नहीं हो जाता? फ्यूचर सॉल्व हो सकता कि नहीं? कैसे? हमें 31 दिसंबर का कोई डाटा ना दिया होता। जी वो लॉक इन रेट वाला जुगाड़ इसलिए बताया था। फ्यूचर भी सॉल्व हो सकता था, ऑप्शन का क्या करें? लेकिन फ्यूचर तो ठीक है, ये भी कर सकते हैं कि जो लॉक इन रेट फ्यूचर में निकालना था उसको देख के फैसला कर लें कि ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी। और ये भी कर सकते हैं, इतनी साइंस अगर ना भी लगाएं, ये मैंने वैसे अंग्रेजी लिखी हुई है जो अब बोलने लगा हूं, ये मैंने अंग्रेजी लिखी हुई है, लेकिन चूंकि उसमें 2 बातें लिखी हुई हैं इसलिए अभी नहीं वो पढ़ाई मैंने, वैसे मैंने लिखी हुई है कि अगर ये सारे अल्टरनेटिव्स कंपेयर करने का सवाल है और एंड डेट नहीं पता, तो चूंकि कंपैरिजन करना है इसलिए ऑप्शन एक्सरसाइज होनी होगी।
फिर तो वो कंपेयर नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन एक्सरसाइज करनी हो, यानी हमने जब कंपेयर करना है ना सारे अल्टरनेटिव्स को, तो ऑप्शन कंपेयर ऑप्शन होनी होगी एक्सरसाइज। इस सवाल में तो वैसे भी स्पॉट रेट पता चल गया, अगर ना होता तो भी ऑप्शन एक्सरसाइज होती, फिर देखते हैं कि ऑप्शन बेहतर है कि फ्यूचर बेहतर है कि फॉरवर्ड बेहतर है। और सी का आंसर क्या होगा? यानी एब्सोल्यूट है, परफेक्ट हेजिंग क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज, कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी, बस यही मसाइल हैं इसके। तो ये है जी 10 और 3 16 है सी में। सी में जो ऑफिशियल आंसर है ना वो ये है कि फ्यूचर सबसे बेहतर है, लेकिन ऑप्शन को अगर ये छोड़ देना तो काफी पैसे हैं। ये देखें 249 उन दोनों से बेहतर है। ये तो पैसे जा चुके हैं ना जेब से, तो 249 बेहतर है। तो उन्होंने कंक्लूजन में ये लिखा हुआ है कि ऑप्शन में बहरहाल एक अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है, तो मैनेजमेंट अगर चाहे कि उस अपसाइड पोटेंशियल का फायदा लेना है तो फिर उनको ऑप्शन पे जाना चाहिए। वैसे ऑफिशियली इसका आंसर ऑफ फ्यूचर बेहतर है, लेकिन हमने वैल्यू तो ऑप्शन में गए वाले की निकाली है ना। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, ये रेलिवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी इसका ऑफिशियली आंसर 247 ही है, क्योंकि ये रेलिवेंट कैश फ्लो होगा, अभी गए नहीं है प्रीमियम में, लेकिन इसमें पोटेंशियल मौजूद है। तो अगर मैनेजमेंट इसका फायदा उठाना चाहती है तो मैनेजमेंट को ऑप्शन पे चले जाना चाहिए। यानी ये एक आप कह लें कि कंक्लूडिंग सेंटेंस है, वरना बजाहिर फ्यूचर बेहतर है और फ्यूचर पे जाना चाहिए, लेकिन आप एक जुमला लिख देंगे कि चूंकि ऑप्शन में बहरहाल एक अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है, अगर मैनेजमेंट वो अपसाइड पोटेंशियल लेना चाहे तो उसको ऑप्शन पे चले जाना चाहिए। चलो ये था जी रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल, 16 नंबर ये और 4 नंबर 20 नंबर। पार्ट ए जो है वो कमोडिटी का है, तो ये 20 नंबर का सवाल है। ठीक है जी, लेक्चर 68 में मिलते हैं।